नमस्कार। साहित्य की दुनिया में ना कुछ पहेलियां होती हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। और एक ऐसी ही पहेली है भारत के छायावाद और यूरोप के रोमांटिसिज्म के रिश्ते की। कई लोग कहते हैं कि छायावाद वो बस रोमांटिसिज्म का ही एक इंडियन वर्जन है। पर क्या यह बात इतनी सीधी है या फिर इसकी अपनी एक बिल्कुल जुदा कहानी है? तो चलिए आज इसी साहित्यिक गुत्थी से गुत्थी को सुलझाते हैं। और यही वो सवाल है जो इस पूरी बातचीत के केंद्र में है। ये एक बहुत आम सोच है कि भाई छायावाद तो बस भारत का स्वच्छंदतावाद है, बात खत्म। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? तो आज हम मिलकर इसी सोच की, इसी धारणा की जरा गहराई से पड़ताल करेंगे। और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। नामवर सिंह, जो हिंदी आलोचना के इतने बड़े नाम हैं, उन्होंने खुद इस कनेक्शन की तरफ इशारा किया है। तो इससे ये तो साफ हो जाता है कि ये तुलना कितनी पुरानी और कितनी मजबूत है। तो अगर हमें इस गुत्थी को सुलझाना है तो सबसे पहले इन दोनों आंदोलनों को जरा करीब से जानना होगा। तो ठीक है, हमारी पड़ताल का पहला पड़ाव इन दोनों साहित्यिक धाराओं को समझना। ये हैं कौन, कहां से आईं, और सबसे जरूरी इनके पैदा होने के हालात क्या थे, इनकी अपनी अपनी पहचान क्या थी। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वच्छंदतावाद की। सोचिए, ये 18वीं सदी के आखिर का यूरोप है। उस वक्त का साहित्य ना बहुत ही सख्त नियमों में बंधा हुआ था, तो ये उसके खिलाफ एक तरह का विद्रोह था। वर्ड्सवर्थ और कोलरिज जैसे कवियों ने कहा, बहुत हुआ ये नियम कानून, अब बात होगी दिल की, अपनी भावनाओं की, कल्पना की उड़ान की और प्रकृति की खूबसूरती की। और अब आते हैं अपने छायावाद पर। इसका समय है लगभग 1918 से 1936 के बीच का, जिसे हिंदी साहित्य का एक सुनहरा दौर माना जाता है। और मजे की बात यह है कि ये भी एक प्रतिक्रिया थी अपने से ठीक पहले के द्विवेदी युग के खिलाफ, जिसकी कविता थोड़ी कह सकते हैं कि उपदेश देने वाली और सीधी सपाट थी। और इस आंदोलन के 4 बड़े नाम, इसके 4 स्तंभ कौन थे? प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो ठीक है, अब हम दोनों किरदारों से मिल चुके हैं, तो अब अपनी पड़ताल के अगले हिस्से पर चलते हैं। अब उन सबूतों को देखते हैं जो इस बात को मजबूत करते हैं कि भाई ये दोनों आंदोलन तो एक ही हैं। आप जरा यहां देखिए, इन दोनों के बीच जो साझा जमीन है वो सच में हैरान करने वाली है। दोनों में ही अपनी निजी भावनाओं पर जबरदस्त जोर है, प्रकृति से गहरा लगाव है, पुराने तौर तरीकों के खिलाफ एक बगावत का सुर है, और कल्पना तो जैसे आसमान छू रही है। दोनों ही जगह कवि मैं की बात कर रहा है, अपने निजी एहसास की बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब इतनी सारी चीजें मिलती जुलती हों तो ये सोचना कितना आसान है कि छायावाद कुछ और नहीं, बस स्वच्छंदतावाद का हिंदी तर्जुमा है। मामला यहीं खत्म है ना? लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली मोड़ तो अब आने वाला है। अब हम अपनी पड़ताल के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां से तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी, क्योंकि इन समानताओं की सतह के नीचे कुछ ऐसे गहरे बुनियादी फर्क छुपे हैं जो पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे देते हैं। सिर्फ एक पंक्ति, लेकिन उनकी दुनिया एक जैसी नहीं थी। सुनने में बहुत साधारण लगता है ना? पर यही वो बिंदु है जो सब कुछ बदल देता है, क्योंकि इन दोनों आंदोलनों की जमीन, इनका जो सामाजिक और ऐतिहासिक माहौल था, वो एक दूसरे से दिन और रात जितना अलग था। और ये है वो सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी फर्क। देखिए, स्वच्छंदतावाद का जन्म हुआ था फ्रांस की एक कामयाब क्रांति की जीत से, एक नई उम्मीद से। और छायावाद ने जन्म लिया था गुलाम भारत में, जहां आजादी के आंदोलन बार बार नाकाम हो रहे थे। उसकी निराशा से, उसकी पीड़ा से। सोचिए, एक की बुनियाद जीत पर टिकी थी और दूसरे की संघर्ष पर। और इस बात को खुद छायावाद की एक सबसे बड़ी आवाज महादेवी वर्मा ने साफ किया है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसी की नकल नहीं था, ये तो एक अंदर की जरूरत थी। द्विवेदी युग की जो सीधी सपाट बातें थीं, उनसे मन ऊब चुका था। उसे अब कुछ गहरा, कुछ कोमल, कुछ रूहानी चाहिए था। तो अब तक के सारे सबूतों को अगर हम एक साथ देखें तो हम अपने आखिरी फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल वही है, छायावाद एक नकल है या एक बिल्कुल मौलिक, एक अपनी आवाज? तो सवाल उठता है, अगर ये नकल नहीं थी तो इसकी प्रेरणा कहां से आई? जवाब इसकी अपनी मिट्टी में है। छायावाद की जड़ें पश्चिम में नहीं हैं, बल्कि भारत की अपनी हजारों साल पुरानी सोच में थीं। वेदांत का दर्शन, बौद्ध चिंतन, स्वामी विवेकानंद के विचार, और हां, उस वक्त पूरे देश में जो आजादी की एक नई चेतना जाग रही थी, इन सब ने मिलकर छायावाद को उसका वो खास भारतीय रंग दिया।
और इस बात पर मुहर लगाई खुद छायावाद के एक स्तंभ सुमित्रानंदन पंत ने। उन्होंने साफ साफ कहा कि इसे सिर्फ स्वच्छंदतावाद कह देना तो इसकी गहराई को अनदेखा करने जैसा है। इसके अंदर तो कई ज्यादा गहरे, ज्यादा रहस्यमयी और बड़े तत्व मौजूद हैं। चलिए अब इन सारे फर्क को एक नज़र में देख लेते हैं। ये तालिका सब कुछ एकदम साफ कर देती है। एक की वजह साहित्यिक थी, दूसरे की राष्ट्रीय। एक का नजरिया दुनिया से भागकर प्रकृति में जाने का था, तो दूसरे का आज़ादी पाने की तड़प का। और दर्शन, वो तो खैर दोनों का बिल्कुल ही अलग था। तो हम आखिरकार इस सबसे जरूरी बिंदु पर पहुंचते हैं। हाँ, छायावाद स्वच्छंदतावाद से प्रभावित जरूर था, लेकिन प्रभावित होने में और नकल होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। छायावाद की अपनी एक अलग रूह थी, एक अपनी पहचान थी, जो पूरी तरह से यहीं की मिट्टी में पैदा हुई और यहीं पली बढ़ी। तो आखिर में हम पूरे यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि छायावाद कोई उधार ली हुई आवाज नहीं थी। नहीं, ये उस दौर के भारत की, एक गुलाम भारत की, अपनी पहचान को तराशते हुए भारत की अपनी सबसे असली, सबसे सच्ची और सबसे मौलिक आवाज थी। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के पास लाके छोड़ देती है। किसी भी कला को, किसी भी साहित्य को सच में समझने के लिए क्या सिर्फ ये देखना काफी है कि वो बाहर से कैसा दिखता है, या फिर उसकी असली पहचान, उसकी असली आत्मा हमेशा उसकी जड़ों में छिपी होती है, उसके जन्म के हालात में, उसके समाज में? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।